विनोद, ये आपके आप देवली से है, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, और आप इंडियन जो इंडियन आईआईटी रुड़की से पास आउट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अब ग्रेजुएशन के बाद आपने अभी फिलहाल कुछ कर रहे हैं क्या, और या फुल टाइम ये काम का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं 2017 से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया था इसका। अच्छा। तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 2022 में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम दिए, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है सर मेरा। हाँ, उसमें काफ़ी आपके लिस्ट। तो अभी उनका CAPF पे आपको कौन सी सर्विस मिला? सर मुझे सशस्त्र सीमा बल मिला। SSB मिला, तो उसका ट्रेनिंग चल रही है? सर मेरे ट्रेनिंग फरवरी से स्टार्ट हो गई है। ओके, सो आफ्टर ओके, तो अभी जो हमारी कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस देश में कितनी है? सर अभी 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है सर। तो जो पहले तो 6 थे, अभी एक 7th भी ऐड हुआ, कौन सा है, थोड़ा गिनाएंगे क्या? सर जो एक तो सशस्त्र सीमा बल है, एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, एक ITBP है, एक CRPF, एक BSF, एक NSG है, और एक असम राइफल्स। अच्छा, NSG को भी आपको गिनना चाहिए। नॉर्मली 6 है, SSG स्पेशलाइज फोर्स है, तो इसलिए नॉर्मल उनका तैनात नहीं होता, इसलिए नॉर्मली 6 ही बोला जाता है। इससे जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है ये स्पेशलाइज कमांडो फोर्स है। तो एक कंट्रोवर्सी एक इशूज था 1-2 साल पहले हुआ था, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो पार्क्स एंड जो फैसिलिटीज़ था इंडियन आर्मी से उनकी डिफरेंस था। इंडियन आर्मी का ज़्यादा था और सिक्योरिटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कम थी। तो उसके बारे में जो उसका आपका लेटेस्ट क्या हुआ मालूम है? तो द सेम जो पोजीशन सेम हो गया, और द डिफरेंस जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर पार्क्स और फैसिलिटीज़, जो अलावेंसेस, फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटी, ये सब चीज़ें जो दोनों में अंतर था, इसके बारे में मालूम है आपको कुछ? सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है सर। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आपने SSB में ज्वाइन किया या असिस्टेंट कमांडेंट है, तो आपके पहला जो काउंटर पार्ट है जो इंडियन आर्मी में है, आपके साथ है बॉर्डर में, तो उनका जो हेड कांस्टेबल बा, उनका जो नायब सूबेदार है भाई, उनका अलग है, आपका जो हेड कांस्टेबल का अलग मिल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जायज़ है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों को सेम कर देना चाहिए? सर दोनों फोर्सेज अलग अलग है। जो इंडियन आर्मी है बॉर्डर पे काम करती है, ये इंटरनल फोर्सेज हैं सर। इस पे मतलब जांच होनी चाहिए कि मतलब कितनी रिक्वायरमेंट किसको है, और सेंट्रल आर्म फोर्सेज की भी उतनी ज़रूरत है जितने आर्मी की है सर। तो इस वजह से सर जिस तरह से अपने एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उतने इंटरनल से जो चुनौतियाँ हैं वो भी हैं। तो सर मेरा मानना है कि इनको दोनों को बराबर लाने की कोशिश करना चाहिए सर। जो सशस्त्र सीमा बल ये बॉर्डर में तैनात होते हैं, देश के अंदर बहुत रेयरली होते हैं। जी सर। तो आपका काम भी इंडियन आर्मी जैसी है, बाहर की जो ताकतें इसके साथ जो स्मगलर है बा टेररिस्ट है, इनको कंट्रोल करना, देश के अंदर से ज़्यादा देश के बाहर के जो डिस्टर्बेंस जो करते हैं उनके साथ है। एनीवे, अब है राजस्थान के टोंक जिला। तो राजस्थान मान लीजिए आपके IAS में सिलेक्शन हो गया ना, IAS राजस्थान में आपको, और वाटर सप्लाई सेक्रेटरी तरीके आपकी तैनात होते हैं, आपका पोजीशन मिलता है। तो उसके जो सीजनल जो सुखाड़ जो है राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में खास करके, जी सर, तो आपको पूरा पावर दिया गया है। जो आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो सजेशन है CMs आपको देंगे, तो क्या क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या क्या सजेशन देंगे, सुझाव? सर जो राजस्थान की जो वाटर जो संकट हैं उसमें सर दोनों जो एरिया हैं, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान, दोनों में सर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं सर। क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में तो ऐसे एक भी नदी नहीं है जो 12 माही हो। तो इस वजह से जो जैसे इंदिरा गांधी जो नहर हैं, तो उन नहरों के माध्यम से जहाँ तक जो पानी की सुविधा नहीं पहुँच रही है, तो उनको वहाँ तक पहुँचाना जाना चाहिए। वहीं से जो ईस्टर्न राजस्थान में है, वहाँ पे जो
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बात चल रही है सर, लेकिन उसका काम उसके में 40,000 रुपये की लागत आने वाली है, तो वो एक तरह से स्टेट के लिए वो इतना वहनीय नहीं है सर। तो केंद्र सरकार से वो राष्ट्रीय महत्व की डिमांड कर रही है। अगर ऐसे अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो सर बहुत हद तक जल संकट की समस्या दूर हो सकती है। उसके अलावा सर जो वर्षा से जो पानी होता है उसको संरक्षण किया जाना चाहिए। तो जो वर्षा आधारित जो पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए सर। तो उनके लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए सर। थैंक यू। ओके, विनोद, आप IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किए हैं जी। और अभी आपका अपॉइंटमेंट हो भी गया है सशस्त्र सीमा बल। जी सर। अच्छा, अभी आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें पहले आपका कोई इंटरव्यू नहीं आया IAS वाले एग्ज़ाम में? सर 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया है सर। उसमें इंटरव्यू कितना मार्क्स आए थे? सर उसमें 135 आए थे सर। ओके, क्या लगता है आपको, कुछ याद आ रहा है कि क्यों ऐसा हो गया? सर जो मेरे अकॉर्डिंग था कि थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो गया था, शायद उसमें मेरी भी कमी रही होगी लेकिन थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो गया था। कुछ ज़्यादा फ्रैंक तरीके से कुछ आपने बता दिया? नहीं सर, फैक्चुअल कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, तो 2022 में नहीं हुआ, अभी आप फिर से आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि अभी हमारे बिहार ने कास्ट सर्वे किया है और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी कास्ट सर्वे करने का डिसीज़न लिया है, तो ये सही है या गलत है? सर कास्ट सेंसस से सर जो हमारे देश में जो जातियों के आंकड़े हैं उनका सर आकलन किया जाएगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सर, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर सर्वे होना ज़रूरी है। हालांकि इससे संबंधित कई चुनौतियों की आने की संभावना है सर, लेकिन जैसे कि इसमें जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जातियों के अंदर जो भेदभाव हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर कास्ट सेंसस करना जरूरी है, क्योंकि हमें इससे ये भी पता चलता है कि जातियों के अंदर कौन ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियाँ हैं। तो सर हम जो टारगेटेड जो स्कीम चलाते हैं उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये कास्ट सेंसस के बारे में पूरे देश में एक राय नहीं है, एक सहमति नहीं बनी है। आधा लोग कुछ कह रहे हैं कि गलत है, तो इसका क्या हो सकता है? फ्यूचर में ये सब लोग कास्ट सेंसस की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? अभी आंध्रा ने पकड़ा, फिर अभी धीरे धीरे और जगहों पे भी। जी सर। ऐसा लग रहा है आपको सारे स्टेट्स कराएंगे? सर जो फ्यूचर जो दिख रहा है कास्ट सेंसस का, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे और भी राज्य करवाने लग रहे हैं, जैसी स्थिति नज़र आ रही है सर। अच्छा। क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं सब राज्य चलाना चाहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वजन है उन कल्याणकारी योजनाओं में। अच्छा, आप ये बताएं कि भारतीय विदेश नीति के बारे में आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि चीन एक दोस्त है या खतरनाक पड़ोसी? भारत के रिगार्डिंग? हाँ, भारत और चीन में बगल में ही है। जी सर। तो क्या है, ये दोस्त की तरह ट्रेडिंग तो हो रही है, बहुत ज़बरदस्त, $100 बिलियन का डेफिसिट है, सामान आ रहा है। जी सर। मदद मिल रही है बहुत सारी चीज़ों में, तो एक ठीक ठाक पड़ोसी है या खतरनाक है? सर जैसे कि सर चाणक्य जी ने कहा है कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और पड़ोसी एक शत्रु, एक पड़ोसी नॉर्मली शत्रु ही होता है सर। तो हमें सर जो चीन है उनके जो साथ संबंध हैं वो हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार रखते हैं सर। तो क्योंकि हमें अभी हमारी जो ज़रूरत हैं तो उसके लिए हमें ट्रेड पर भी निर्भर रहना पड़ता है सर। और क्योंकि अधिकांश चीज़ें जैसे जो सेमीकंडक्टर है, जो अधिकांश प्रोडक्ट वो चाइना से मिलते हैं, तो इसलिए हमें ट्रेड पे ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे उनके साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं, क्योंकि चीन सर 6 वार की एक थ्योरी अपनाता है, उसके तरह वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा समझता है, तो वो उसको हथियाने की कोशिश करते रहते हैं सर। तो वो सलामी स्लाइसिंग की थ्योरी अपनाते हैं, जिसकी तरह वो
हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हैं उसका अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो हमें सर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आर्मी नेवी इनको मजबूत किया जाना चाहिए और हथियारों को मजबूत किया, और हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए कि आगे क्या प्रोग्रेस रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और छोटा मोटा पड़ोसी जो हमारे पश्चिम में है उसको तो हम लोग संभाल लेंगे, संभाल चुके हैं। जी ये भारी भरकम पड़ता है, इसको कैसे संभाला जाए? सर जो अभी की रियलिटी है, आँख दिखाता है, ले लेता है जी जो आप कह रहे हैं, सलामी स्लाइसिंग भी करता है, जी सर, तो इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए ना। जी सर। क्या करेंगे आप जब विदेश सेवा में जाएंगे या कहीं ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां आपको डिसाइड करना हो? सर क्योंकि फिलहाल जो हमारी स्थिति है कि जो आर्मी के लेवल पे या जो हथियारों के लेवल पे हम अभी चाइना से बहुत पीछे हैं सर। तो जब तक हम उतने सशक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। साथ ही साथ सर हमें अपने हथियारों को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही मान गए, गुड, वेल डन चेयरमैन सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ठीक महसूस कर रहा हूँ। IIT रुड़की से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है? जी सर। क्या हुआ वहाँ, किसी प्रोफेसर से लड़ाई हो गई थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। 5.24 तो तभी होता है इंजीनियरिंग IIT में जब किसी प्रोफेसर से लड़ाई हो जाए। सर जो क्योंकि मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ सर, तो मैंने अपनी जो मतलब जो स्कूलिंग है वो हिंदी माध्यम से की है। तो सर अचानक जब IIT में गया मैं, तो शुरुआत में सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ने पड़े, तो सर मुझे तब तक इंग्लिश नहीं आती थी। तो शुरुआत में जो इंग्लिश की वजह से वो सब्जेक्टों की हालांकि उस हिसाब से आपने काफ़ी अच्छी तरक्की की है, क्योंकि आप बहुत प्रभाव में बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही है। चलिए तो हिंदी साहित्य पे सीधा बात करें या थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछ लूँ? सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ सर। कंफर्टेबल है। चलिए एक ही सवाल केवल इलेक्ट्रिकल जी से बताइए कि अगर हमें 2 ट्रांसफार्मर्स को सिंक्रोनाइज करना है, करते थे ना सिंक्रोनाइजेशन सर, तो क्या स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 करके बता दीजिए बस। याद है ना सिंक्रोनाइजेशन? जी सर। सर अभी याद नहीं कर पा रहा। जब हम कहते हैं कि 2 सोर्सेस इन फेज हैं या आउट फेज हैं, क्या मतलब होता है इसका? सर जो इन फेज का मतलब होता है कि जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो समान है सर। अगर फ्रीक्वेंसी अगर 2 चीज़ों की फ्रीक्वेंसी समान होगी तो एसेंशियली इन फेज होंगे वो? जी सर। चलिए एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य आपका अच्छे से किया हुआ, मेरा भी वही विषय है, तो उसी पे बात करते हैं। जी सर। अच्छे से पढ़ा है आपने? जी सर। ये बताइए कि अगर हम भक्ति काव्य को देखें, हाल के फिलहाल में बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई है जहाँ पर कि बाल रूप में राम को स्थापित किया गया है, जबकि बाल रूप जो है वो कृष्ण के साथ, आप जानते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में ज़्यादा है, क्योंकि सूरदास का मुख्य वात्सल्य जो है उनका मुख्य क्षेत्र है। राम भक्ति शाखा को सूर नहीं मिले और कृष्ण भक्ति शाखा को तुलसीदास नहीं मिले, इससे इन दोनों भक्ति धाराओं को क्या क्या मुख्य नुकसान हुआ? सवाल समझ पाए? जी सर। अगर हमारे पास ऐसा वात्सल्य का चितेरा राम भक्ति में होता तब क्या फर्क पड़ता, और इतना प्रकांड भक्त कवि अगर हमारे पास कृष्ण भक्ति में होता तो क्या फर्क पड़ता? सर जो हमारे पास जो सूरदास जी हैं वो सर वात्सल्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, अच्छे से क्रीड़ाओं का। जबकि राम का जब तुलसीदास जी ने वर्णन किया, उन्होंने बाल लीलाओं का थोड़ा बहुत वर्णन किया है, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर हम सूरदास जी अगर राम काव्य लिखते हैं तो शायद हमें उनके जो बाल जो बचपन का जो वर्णन है वो अच्छे से मिल पाता, और जो उनकी माताओं के साथ जो वात्सल्य प्रेम था वो ज़्यादा अच्छे से मिल पाता। उसी तरह जब अगर हम कृष्ण की बात करें तो अगर उनको तुलसी द्वारा लिखा जाता तो शायद उनमें जो मर्यादा का तत्व हैं उनका ज़्यादा समावेशन देखने को मिलता, और जो जैसे कि एक पत्नी व्रत जैसे होता है वो कृष्ण के माध्यम से। इसका मतलब अगर कृष्ण भक्ति शाखा के पास तुलसीदास जैसे कवि होते तो कृष्ण थोड़ा सा ज़्यादा संयमी देवता होते। जी सर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपने CAPF हाल में सिलेक्शन आपका हुआ SSB में। जी सर। पॉलिटी तो आप पढ़ के आए हैं, हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है, उसके बावजूद हमारे पास इतनी सारी केंद्र की पुलिस बल है। आपको नहीं लगता कि
केंद्र के द्वारा पुलिस, केंद्र के पास सेना हो सकती है, सेना होनी चाहिए थी क्योंकि डिफेंस जो है वो केंद्र का विषय है, लेकिन इतने सारे पुलिस फोर्सेस खड़े करके एक तरह से फॉर्जरी टू फेडरलिज्म, एक तरह का जो हमारा संघवाद है उसके साथ समझौता केंद्र सरकार ने किया है इतने सारे पुलिस फोर्सेस खड़ा करके, क्योंकि किसी भी राज्य के पास इतनी ताकतवर पुलिस अब नहीं है जो कि इन पुलिस फोर्सेस के साथ मैच कर सके। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ केंद्र सरकार ने जो संघवाद है उसके सिद्धांतों का कम से कम, जरूरत तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अतिक्रमण किया है? जी सर, जो संघवाद की जो जिसमें सर केंद्र और राज्यों के मध्य जो पुलिस का विभाजन किया गया है, लेकिन सर जो अपराध होते हैं वो एक राज्य के भीतर सीमित नहीं रह पाते सर, वो एक राज्य में क्राइम करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो उनको सर राज्य के भीतर पकड़ना मुश्किल हो जाए राज्य की पुलिस के लिए। तो ऐसे में सर हमारी ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है कि हमें ऐसी कोई फोर्स हो जो इनमें समन्वय बना के रखना चाहिए। हालांकि सर जो संघवाद का जो विचार प्रभावित होता है तो उसके लिए सर ये किया जा सकता है कि जो सेंट्रल पुलिस हैं वो राज्यों की पुलिसों के साथ सहयोग करके काम कर सकती है बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे जहाँ पे राज्य का कंसर्न हो, तो सर वो किया जा सकता है। ट्रैवलिंग आपको पसंद है, मान लीजिए मैं आपके पास राजस्थान में आता हूँ, मेरा किलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, और मेरे पास 3 दिन है, कहाँ भेजेंगे मुझे? बस किसी किले में मत भेजिएगा। जी सर। सर जो आजकल राजस्थान में अलग अलग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सर, तो एक डिजर्ट टूरिज्म है, तो मैं अगर ठीक है आप मुझे डेजर्ट सफारी कराएंगे। जिसके अलावा एक विलेज टूरिज्म है, और जो राजस्थान का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे इको टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं है, तो मैं उस क्षेत्र में ये करना चाहूँगा सर, शेयर कराना चाहूँगा। साथ ही साथ जो सर और कुछ याद आ रहा है सर? उसके अलावा जो बहुत सारे जो सांस्कृतिक महोत्सव वगैरह होते हैं तो उनमें सर रहना चाहूँगा, और वहाँ पे जो राजस्थान में जो खान पान की अलग अलग वैरायटी है, तो वेरी गुड, थैंक यू। विनोद, किसी भी देश के लिए, खासकर गरीब देशों के लिए, आपको क्या लगता है कि घरेलू नीतियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं या अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं? किन पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? मैम गरीब देशों के लिए, मैम कोई सा भी देश हो, गरीब हो या अमीर हो, तो उनमें घरेलू नीतियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ उन पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे जो गरीब देश है उनको पहले अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी घरेलू नीतियों को अपनाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ उनका भी साथ देना चाहिए, साथ ही साथ जो और देशों का सहयोग आदि लेने की भी ज़रूरत है मैम। लेकिन अगर गरीब देश अपनी घरेलू नीतियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ बनाएंगे तो उनको तो कोई मानेगा ही नहीं। आज तक तो ये हो नहीं पाया, 1945 से लेके आज तक ऐसा हो नहीं पाया कि किसी गरीब देश की घरेलू नीति के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय नीति बन गई हो। मैम अभी जो सिचुएशन होती है उनमें से विकसित देशों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो हमें गरीब देशों की आवाज़ उतनी नहीं सुनी जाती मैम। लेकिन जैसे कि कुछ देश हैं जैसे भारत हैं, वो गरीब देशों या जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के उभर रहे हैं, तो उनको ऐसे देशों का सहयोग लेना चाहिए। अगर कोई अच्छी नीतियाँ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो सकती हैं या फिर बाकी बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं जो विकसित देशों में नहीं होते, तो उन्होंने ऐसे देशों का सहयोग लेके सर मैम वो नीतियों को प्रभावी बनाया जाए। ठीक है विनोद, हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। करीब 93% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, इस क्षेत्र को छोटा कैसे किया जा सकता है? मैम एक तो जो बहुत सारे जो अनौपचारिक जो कार्मिक हैं उनका सर मैम प्रोविडेंट फंड जैसे अकाउंट खुलवाए जिनसे सामाजिक सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकें। तो एक तो ये तरीका हो सकता है फॉर्मलाइजेशन करने का। साथ ही जो छोटे जो MSME उद्योग हैं, छोटे जितने भी हैं, उनका जो बैंक अकाउंट है, कार्मिकों का बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो इससे भी फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है मैम। और इसके अलावा जो जितने भी कार्मिक उनके संगठन बनाए जाने चाहिए मैम, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसे और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, तो इनके माध्यम से फॉर्मलाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ावा मिल सकता है मैम। लेकिन अभी माइग्रेशन को रोकने से कुछ फ़ायदा होगा क्या?
जैसे डबल पासपोर्ट लगा दिया जाए। अभी आप कह रहे थे कि लोग क्राइम करके दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं, तो वो भी रुक जाएगा। मैम हम माइग्रेशन को रोक तो नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन हम उन कारकों को रोक सकते हैं जो पुश फैक्टर माना जाता है, जो मतलब ज़बरदस्त मतलब जो उत्पीड़न के कारण या ऐसे माइग्रेशन के कारण शहरों में चले जाते हैं या कहीं, तो हमें मैम जो ग्रामीण उद्योग हैं इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ये माइग्रेशन कम हो सकें, क्योंकि इसकी वजह से मैम एक तो शहरों में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लग गई हैं, साथ ही साथ जो कृषि का महिलाकरण हो रहा है, तो इन सब मुद्दों के मद्देनज़र रखते हुए हमें मैम वैसे मतलब ऐसे अवसंरचना का विकास अब शहरों से गाँव की तरफ भी ले जाना चाहिए मैम। तो ठीक है विनोद, थैंक यू। थैंक यू। नाउ अपने विनोद जी आप थोड़ा बाहर इंतज़ार करिएगा, आपको बुला लेके फॉर फीडबैक। थैंक यू सर। रिलैक्स। तो विनोद जी आपने पहली बार भी इधर आए बॉक्स में आए थे क्या? इधर इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिया था? जी सर, 2021 में। 2021 पे मतलब अनअकैडमी में मॉक इंटरव्यू के लिए, और 2021 के लिए दिया था? हाँ अनअकैडमी में सर। पर इस बार तो नहीं है। ओके, तो आपने मॉक्स लिया कोई जगह इस बार लिया है क्या? जी सर। तो उधर क्या मतलब उनका सुझाव क्या है? कि कुछ जगह नॉलेज गैप है सर, अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिकल पे, तो अच्छा। थोड़ा मेरे को काम करना है इस पे। और देखिए आपके नॉलेज तो अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए। साल में पूछा जेटा यस 12 तारीख है, 2 सप्ताह है, टेंशन मत लीजिएगा। आपसे 134 135 हुआ था, इस बार आपको 175 तो 175 180 आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है सर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, आपके सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रूड की से भी है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है रूड का। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सबसे पहले देश में उधारी हुआ, थोड़ा देखवा लीजिए। अर्थक्वेक प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह जिसमें प्रोफेसर आर्या थे, बहुत फेमस थे, स्थापना उधारी की भाई, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज दी कंट्री की। तो वो देख लीजिए, अपना स्टेट है जहाँ टॉक हो गया, जैसे मैंने पूछा राजस्थान के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस देख लीजिए, वीसा भी इंडिया क्या सिचुएशन है, महिला को स्थान वगैरह, स्टेटस ऑफ वुमेन, जेंडर, ये सब चीज़ देख लीजिए। इकोनॉमी के बारे में मैडम ने बहुत पूछा, उसके अलावा भी बजट हो जाएगा, तब तक बजट का स्टडी कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट स्टडी कर लीजिए। और जो अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही है कंट्री में, 26 जनवरी हो गया, अयोध्या चल रहा है, अयोध्या का चल रहा है, ये सब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये रिसेंट से भी एक आध प्रश्न आ जा सकता है। डैफ में जो भी है एक एक पॉइंट अपना नोट कर ले, उसमें कोई भी पिकअप कर सकता है। आपका हॉबीज में तो इतना खास नहीं है, ट्रैवलिंग आने उसमें बहुत पिकअप, पर आपकी इसके अलावा दूसरे चीज़ें जैसे अपने अपना आईपीएस कौन सा स्टड में लिया? आईपीएस आपका सब्जेक्ट सेकंड है, तो आपने जो आईपीसी सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट, क्या सर मॉब लिंचिंग इंक्लूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एफआईआर में कुछ टाइम लिमिट वगैरह, ये सब चीज़ ना 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा नोट कर ले। और बाकी आपके अपना सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी आपका हिंदी लिटरेचर में आपके थोड़ी सी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, न्यू छायावादी कवि वगैरह जो नेक्स्ट जो रिसेंट जो अच्छा लिख रहा है, हिंदी पत्रकारिता साहित्य वगैरह, उसमें थोड़ा सा कर लीजिए। तो आपका 12 तारीख है, तो आपने बेसिक चीज़ आपके आप अच्छे करिए। एक बार तो वॉइस के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना जरा रिकॉर्ड करिए, प्ले बैक करिए, तो आप वॉइस का वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा हाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। नर्वसनेस की वजह से भी हो रहा है, पर नर्वसनेस एक चीज़ आप ध्यान रखिए, नर्वसनेस नहीं करना, कि आप बहुत अच्छा करेंगे इस बार, पर नर्वसनेस से क्या वो कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो ये आपने खास करके ध्यान रखें। तो इस बार आपको आप होंगे ही, डाउट नहीं। जैसे एसएसबी में आ गया, एक बार जो अच्छा गुड फॉर्चून आता है, एक साथ एक के बाद एक पद आ जाता है। तो जैसे अब सीएपीएफ हो गया, अब नेक्स्ट आपका बारी है सिविल सर्विसेज, ठीक है।
तो आपकी शुभकामना, आप बिल्कुल ये करके आप विजयी होके अब हम खबर तो हम लोग का मिल ही जाएगा। तो हम तो आपको बधाई देंगे। ऑल द बेस्ट। Can I just add कि आप थोड़ी सी आवाज़ को, जैसा कि बोला इन्होंने, आप सही बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं अंदर से लगता है कॉमन सेंस या कुछ भिड़ा के, एकदम जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, बट आपकी आवाज़ में वो कन्विक्शन नज़र नहीं आता है। सर मेरी आवाज़ नॉर्मली तेज ही थी, मैंने कम की है क्योंकि उससे कम सर- किया? हाँ। अभी आप नॉर्मल पे आ जाओ। लाउड थोड़ी सी स्पीड नहीं बढ़ानी है, स्पीड उतनी रखिए, थोड़ा Normal। लाउड कर लेंगे। आवाज मैं वाली- उससे क्या है ना, वैसा लगता है कि अग्रेशन शो कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, आवेशन दिखाए, आवाज़ गलत। पहुंचनी भी तो चाहिए। गलत आपको कोई shouting नहीं करनी है। साउंड कर पड़ेगा। ठीक है सर, मैं नॉर्मल जो आवाज़ है वो थोड़ा नॉर्मल जो और इसमें रिकॉर्ड करके आप पता प्लेबैक करेंगे, आप पता चल जाएगा कि बहुत लो हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा हाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए 2 हफ्ता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन मत डालिए आप यहाँ। ठीक है, इस नॉर्मल। बार होगा आपका थैंक यू पक्का। सर, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू सर।